दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 19 से आर्टिकल 22 तक बताया गया है। दोस्तों ये वीडियो फंडामेंटल राइट्स की वीडियो की सीरीज का पार्ट 3 है। अगर आपने पिछले दोनों वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन्हें देख लीजिए ताकि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में हम राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, इन स्लाइड्स में जो भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिस भाषा में आर्टिकल्स लिखे गए हैं मैंने उस भाषा में उन आर्टिकल्स को इन स्लाइड्स में नहीं लिखा है। मैंने उन्हें केवल समराइज किया है और मैं उन्हें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों अब हम देखेंगे आर्टिकल 19, जो कि हमें 6 राइट्स प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमारे 6 राइट्स प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों ये 6 राइट्स हैं: राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि आप एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, आप असेंबल हो सकते हैं अगर आप पीसफुल हैं और आपके पास हथियार नहीं है तो। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि आप एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं और यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया में किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं या अपना घर बना सकते हैं। एक पार्ट एफ भी था जो कि ओमिट कर दिया गया है बाद में, और पार्ट जी है जो कि देता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, यानी कि आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई सा भी प्रोफेशन कर सकते हैं। तो ये 6 राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों आर्टिकल 19 के ओरिजिनली 7 राइट्स थे, लेकिन एफ वाले पार्ट को हटा दिया गया जो कि था राइट टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज प्रॉपर्टी। इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में हटा दिया गया। अगर आपको याद हो तो हमने पहले वीडियो में बात किया था कि इसी एक्ट के दौरान आर्टिकल 31 में एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था, जिसे वहां से हटाकर आर्टिकल 300A का पार्ट बना दिया गया था। तो उसी के साथ साथ ये आर्टिकल 19 एफ पॉइंट भी हटा दिया गया था, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब फंडामेंटल राइट नहीं है बट लीगल राइट। तो ये जो 6 राइट्स हैं ये केवल स्टेट एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं है। तो अगर स्टेट आपके इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट आदमी आपके इन राइट्स को वायलेट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे मान लीजिए मैं ही हो गया, मैंने ही आपको आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब कर दिया, मैंने आपको कुछ बोलने नहीं दिया या आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है मैंने उसे रोक दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते डायरेक्टली। ये आपका फंडामेंटल राइट केवल स्टेट के अगेंस्ट होल्ड करता है, मेरे अगेंस्ट होल्ड नहीं करता, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट होल्ड नहीं करता। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब प्रॉपरली ऐसा कुछ भी नहीं, बट हाँ काफ़ी हद तक मैं ये फंडामेंटल राइट्स आपके कर सकता हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि ये फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल 19 केवल इंडियन सिटीजन्स पर एप्लीकेबल है, फॉरेनर्स पर एप्लीकेबल नहीं है और कंपनीज और कॉर्पोरेशंस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। तो दोस्तों अब हम देखेंगे आर्टिकल 19(1)(a। ये जो पूरा है ये आर्टिकल 19(1) का पार्ट है। आर्टिकल 19(1) ये 7 सब क्लॉजेज देती है, ए से लेकर जी तक के, इनको हम देखेंगे। तो पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये मतलब है कि हर सिटीजन के पास अपना व्यू एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है, उसका क्या ओपिनियन है, उसका क्या व्यू है, उसके क्या बिलीव्स हैं, वो उसको एक्सप्रेस कर सकता है, कहने से, राइटिंग से, प्रिंटिंग से, पिक्चरिंग से या किसी भी और तरीके से। तो इसके अंदर और बहुत सारे राइट्स आते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स हो गया, और भी बहुत सारे राइट्स आते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दोस्तों लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आर्टिकल 19(2) के अंडर जो स्टेट है वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। हमने बात करी थी कि ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है कि नहीं, इस बात का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है इन बेसिस पर कि आप इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप इंडिया की अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप स्टेट की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप ऐसे आपके जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं फॉरेन स्टेट से, अगर कोई फॉरेन कंट्री से हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो या पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी मोरालिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपने कोर्ट को कंटेम्प्ट किया है, आपने कोर्ट के खिलाफ कुछ कहा है, आपने किसी को डिफेम किया है, आपने किसी की मानहानि करी है, या ऐसे सब केसेस में आप पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो मन में आए आप कुछ भी बोल सकते हैं, उन पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि स्टेट आपके ऊपर लगा सकता है। तो
जैसे कि आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते, आप कोर्ट को कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, आप कोर्ट के बारे में कोर्ट के अंदर ही गलत गलत नहीं बोल सकते ये कह के कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप किसी मित्र देश के बारे में बुरा भला नहीं कह सकते, आप ऐसी कोई बात नहीं कह सकते जिससे इंडिया की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी खतरे में पड़े। तो गवर्नमेंट के पास पूरे राइट्स हैं कि वो आपके इस राइट को रिस्ट्रिक्ट करे, और आप गवर्नमेंट कोर्ट भी नहीं चैलेंज कर सकते। दोस्तों आर्टिकल 19(1)(b) में है फ्रीडम ऑफ असेंबली। इस राइट के अंदर हर सिटीजन को ये राइट है कि वो पीसेबली असेंबल हो सके, कहीं पे अपनी असेंबली कर सके, इकट्ठा हो सके, एंड विदाउट आर्म्स, उनके पास हथियार नहीं होने चाहिए। तो ये आपको राइट देता है कि आप पब्लिक मीटिंग्स कर सकें, आप डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकें, आप प्रोसेशंस निकाल सकें, यानी कि आप कोई भी मेले लगा सकें, आप कोई भी मीटिंग्स कर सकें, आप बारात निकाल सकें। ये आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली का राइट है। आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो फ्रीडम है असेंबल होने की, ये पब्लिक लैंड पर ही करी जा सकती है और पीसफुल होनी चाहिए, अनार्म्ड होनी चाहिए। अगर आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कोई अपनी पब्लिक मीटिंग करते हैं तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जिस बंदे की है वो आपके इस राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। ये आप तभी चैलेंज कर सकते हैं जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी पे कर रहे हो और स्टेट आपके इस राइट को करे। स्टेट के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, पुलिस भी स्टेट का ही पार्ट है। आपने अगर ध्यान दिया हो, हमने पिछले वीडियो में पहले वीडियो में डिसाइड किया था कि गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, स्टेट गवर्नमेंट्स, कोई भी बॉडी जो भी गवर्नमेंट के अंडर आती है वो स्टेट का पार्ट है। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अगर आपके इस राइट को वायलेट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। दोस्तों फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंडर कुछ चीजें नहीं आती। अगर आप वायलेंट असेंबली कर रहे हैं, आप दंगे फसाद कर रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें हथियार हैं या जो पब्लिक पीस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सब इस राइट के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। दोस्तों आर्टिकल 19(3) ये कहता है कि गवर्नमेंट के पास पूरे राइट्स हैं कि वो आपके इस राइट को भी रिस्ट्रिक्ट कर सके कुछ बेसिस पर। अगर आप इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा कर रहे हैं, अगर आप इंडिया की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी असेंबली से कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे इंडिया को नुकसान हो रहा है, या पब्लिक ऑर्डर को नुकसान हो रहा है, या उस एरिया के ट्रैफिक को नुकसान हो रहा है, ट्रैफिक को अब मेंटेन नहीं किया जा सकता, तो गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। यानी कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर निकाल सकता है कि यहाँ पे आप मीटिंग नहीं करेंगे, या इस रूट से आप बारात नहीं निकालेंगे कि यहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है। तो वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं आपकी फ्रीडम ऑफ असेंबली पे। आप ये नहीं कह सकते कि स्टेट ने मेरे इस राइट को वायलेट कर दिया, वो मेरे को इस रोड पर इकट्ठा नहीं होने दे रहा है। वो आपको उस रोड पर इसीलिए इकट्ठा नहीं होने दे रहा है क्योंकि वहां पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए आर्टिकल 19(3) इन चीजों को ध्यान में रखता है और कहता है कि स्टेट के पास कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के राइट हैं, और वो रीजनेबल है कि नहीं इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करता है। दोस्तों आर्टिकल 19(1) से आपको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देता है, यानी कि आप अपनी एसोसिएशंस बना सकते हैं, आप अपने संगठन बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, आप सोसाइटीज बना सकते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, आप कंपनीज बना सकते हैं, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियन, सब कुछ भी बना सकते हैं। ये आपको आर्टिकल 19(1)(c) के अंदर दिया गया। इसको भी 19(4) के अंदर, आर्टिकल 19(4) के अंदर बताया गया है कि इस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा सकती है। यानी कि आप कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते अगर वो इंडिया की अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाती है, इंडिया की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाती है, जो पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचाती है, या फिर वो मोरालिटी सही नहीं है उसकी, या फिर वो इंडिया के लिए खतरा है। तो जैसे कि अगर आपने देखा हो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन कर दिया गया, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, लोगों को बनाने के लिए उसका राइट था, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि वो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, तो गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है कि वो उसे रिस्ट्रिक्ट कर सके, उसे बैन कर सके, और सुप्रीम कोर्ट में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का काम है वो डिसाइड करेगी कि वो रीजनेबल थी कि नहीं, बट आप उसको गवर्नमेंट के पास पूरी छूट है कि वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर सके आपके एसोसिएशन। दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि एसोसिएशन रिकॉग्निशन पाए स्टेट से, यानी कि स्टेट उसे रिकॉग्नाइज करेगी हाँ ये एक एसोसिएशन है, ऐसा कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। आप उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्टेट उसे रिकॉग्नाइज करे ही करे। आर्टिकल 19(1)(d) आपको देता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। दोस्तों इस आर्टिकल के तहत आप देश की किसी भी हिस्से में कहीं भी घूम सकते हैं, आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, एक स्टेट के अंदर ही कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, तो इसकी आपको पूरी फ्रीडम है। लेकिन इस पे भी आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। इस पे दो ऐसे केसेस हैं जब रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। पहला ये कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट्स खराब हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि
कोविड टाइम पे आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, आपसे मना कर दिया गया कि आप इधर से उधर नहीं घूम सकते, क्योंकि वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं था। इससे डिसीज फैलता, तो अगर आप डिसीज्ड पर्सन है या आपके अंदर कोई बीमारी है जिससे और लोगों को खतरा हो सकता है, तो गवर्नमेंट के पास पूरी छूट है कि वो आपके इस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सके। और दूसरा केस ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। आप ऐसे किसी भी रीजन में नहीं जा सकते जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए या जो भी ट्राइबल रीजन है, तो कोई भी आउटसाइडर ट्राइबल एरियाज में नहीं जा सकता। ये 1905 आर्टिकल 1905 के अंदर स्पेसिफाई कर रखा है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी लैंग्वेज, अपने कस्टम्स, अपने मैनर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उनको सेफ गार्ड करने के लिए, उनके काम को सेफ गार्ड करने के लिए कोई भी आउटसाइडर ट्राइबल एरियाज में नहीं जा सकता, ऐसा कानून बनाया जा सकता है। दोस्तों 19(1)(e) आपको फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस देता है, यानी कि आप देश के किसी भी हिस्से में कहीं पे भी रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। रिसाइड मतलब आप टेम्पररी रह सकते हैं वहाँ पे, और सेटल मतलब आप परमानेंटली वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, परमानेंटली अपना वहाँ पर घर बना सकते हैं। यहाँ पर भी आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको दिखाई देंगी। पहला वही कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी कि अगर वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, और दूसरा आप ट्राइबल एरियाज में नहीं जा सकते। तो 19(1)(d) और 19(1)(e) एक जैसे ही हैं, दोनों की सेम कंडीशंस हैं। दोनों की कंडीशंस 1905 में बताई गई हैं कि आप ट्राइबल एरियाज में सेटल नहीं हो सकते, उनके कल्चर, उनका लैंग्वेज आप उनको खराब नहीं कर सकते, इसलिए आउटसाइडर्स ट्राइबल एरियाज में नहीं जा सकते। ऐसा कानून बनाया जा सकता है, ऐसे कई कानून है भी। दोस्तों 19(1)(g) आपको देता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। कोई भी सिटीजन इंडिया का कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी जॉब कर सकता है, कोई भी ट्रेड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी स्टेट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है अगर जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है। सबसे पहला तो ये कि अगर कोई टेक्निकल पोजीशन है, कोई टेक्निकल प्रोफेशन है, तो स्टेट कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि उस आदमी को उस प्रोफेशन को करने के लिए वो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं गवर्नमेंट में इस मिसाइल सिस्टम का हेड बनना चाहता हूँ, या मैं मिसाइल सिस्टम का इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ये मेरी फ्रीडम है कि मैं उस प्रोफेशन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। उस मिसाइल सिस्टम को बनाने के लिए आपके पास कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशंस ही नहीं है, तो आप उसको कैसे करेंगे? तो इसीलिए गवर्नमेंट कुछ पोजीशंस के लिए, कुछ टेक्निकल पोजीशंस के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कि हर कोई उन्हें नहीं कर सकता। हर किसी के पास उस प्रोफेशन को करने की फ्रीडम नहीं है, तो हर कोई मिसाइल नहीं बना सकता, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, तो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। और गवर्नमेंट के पास ये भी फ्रीडम है कि वो अपना कोई बिजनेस कर सके, अपने कोई इंडस्ट्री सेटअप कर सके जिसमें सिटीजन्स एक्सक्लूडेड है कंप्लीटली या पार्शियली। तो वो गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो अपनी कोई अपना कोई बिजनेस करे, अपना कोई प्रोफेशन करे जिसमें सिटीजन्स को एक्सक्लूड कर सके। ये सब 1906 में बताया गया। दोस्तों फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के अंडर कुछ प्रोफेशंस नहीं आते, जैसे कि ट्रैफिकिंग। अगर आप इंसानों को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये एक प्रोफेशन नहीं हुआ, ये एक इलीगल प्रोफेशन है, ये आपका फ्रीडम में नहीं आता। या फिर अगर आप ड्रग्स बेच रहे हैं, आप बम बेच रहे हैं, आप एक्सप्लोजिव्स बेच रहे हैं, TNT बेच रहे हैं, ऐसा सब इलीगल काम कर रहे हैं, तो वो सब आपके प्रोफेशन के फ्रीडम में नहीं आते। गवर्नमेंट उनको इलीगल कह सकती है और आपको सजा हो सकती है। दोस्तों आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। दोस्तों ये आर्टिकल ये कहता है कि जिस पर्सन को आपने डिटेन किया है, जिस पर्सन को आपने कोर्ट के सामने पेश किया है, उसके क्या राइट्स हैं। तो आप उसको कोई भी आर्बिट्ररी पनिशमेंट नहीं दे सकते, जितना पनिशमेंट स्पेसिफाइड है उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते, और ये राइट सबके लिए है, भले ही वो कोई फॉरेनर क्यों ना हो। तो सबसे पहली बात ये कहता है कि कोई भी आदमी अपने एक्ट के लिए कन्विक्ट नहीं हो सकता इस बेसिस पर कि उसने कोई काम किया और उस टाइम पर वो कानून था ही नहीं। तो यानी कि इसका ये मतलब है कि मान लीजिए आपने अभी कुछ इलीगल काम किया जिसके लिए कोई कानून नहीं है, और इस बारे में 1 महीने बाद कानून बन जाता है, तो आपको इस बेसिस पर सजा नहीं हो सकती कि आपने वो क्राइम किया, क्योंकि जब आपने वो क्राइम किया या जब आपने वो काम किया तो उस टाइम पर वो कानून ही नहीं था। तो इसीलिए ये हमारा राइट है कि हम इससे प्रोटेक्टेड रहे, कि अगर कानून ही नहीं है और हम कुछ कर रहे हैं और बाद में कोई कानून बनता है कि हमने पहले जो काम किया था वो गलत था, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। और सिमिलरली पेनल्टी, अगर अभी पेनल्टी कम है और बाद में बढ़ा दी जाती है, तो हम पर भी बाद में नहीं बढ़ाई जा सकती। जो पेनल्टी अभी है या जो कानून अभी है, हमें केवल उन्हीं के अंडर पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो अगर बाद में कोई नया कानून बनता है कि मान लीजिए, फिर से मैं खराब सा एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए कि पानी पीना
या पानी पीना क्राइम है मान लीजिए, तो इस बेसिस पर पुराने लोगों को सज़ा नहीं दी जा सकती कि उन्होंने पहले पानी पिया था। मान लीजिए शराब पीना क्राइम है, तो अगर अभी आप शराब पी रहे हैं और बाद में कोई ऐसा लॉ बनता है कि शराब पीना क्राइम है, तो पास्ट में आपने शराब पी, इस बेसिस पर आपको पनिश नहीं किया जा सकता। दोस्तों दूसरा प्रोविजन ये है कि आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, एक ही बार दी जा सकती है, और एक से ज्यादा बार आपको नहीं दी जा सकती। ये जो प्रोविजन है ये डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पर एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल कोर्ट्स पर एप्लीकेबल है। और कोई भी आदमी, कोई भी इंसान अपने ही अगेंस्ट गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता क्रिमिनल केसेस में। सिविल केसेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दें कि हाँ आपने कोई क्राइम किया। दोस्तों आर्टिकल 21 के बारे में हम बात करेंगे। इसमें आपको मिलती है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 ये कहता है कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जाना चाहिए, उस अपनी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाना चाहिए, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एक्सेप्ट कि कोई लॉ बनाया हो गवर्नमेंट ने जो कि आपके लाइफ को डिप्राइव करता हो। मान लीजिए कि आपको फांसी की सजा दी गई, तो आपकी लाइफ डिप्राइव कर दी गई, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते ये कहेंगे कि मेरे पास राइट टू लाइफ है, मेरे को जीने का अधिकार है, क्योंकि ऐसा कानून बनाया गया है गवर्नमेंट ने, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किया गया है कि आपको वो राइट छीना जा सकता है। ये राइट सिटीजन्स नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि ये जो राइट टू लाइफ है ये केवल एनिमल एग्जिस्टेंस या बस आपकी सांसें चल रही हैं ऐसा राइट नहीं है। ये राइट टू लाइफ काफी बड़ा है, इसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो कि इंसान को डिग्निटी के साथ रहने में काम में आती हैं, जो कि लाइफ को वर्दी बनाती हैं, जो कि लाइफ को वर्थवाइल बनाती हैं कि हाँ लाइफ है। केवल सांसें चलना या केवल जिंदा रहना राइट टू लाइफ नहीं है। राइट टू लाइफ वो है सारी चीजें जो कि आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती हैं, कंप्लीट बनाती हैं और जीने लायक बनाती हैं। तो इसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं जो कि आपका राइट टू लाइफ है। अभी हम क्या क्या आती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो है वो भी काफी वाइड एक्सप्रेशन है। इसके अंदर आपके पास वो सारे राइट्स आते हैं जो कि एक किसी भी इंसान की पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए। मान लीजिए आपको कोई फॉरेन कंट्री में जाना है तो वो आपकी पर्सनल लिबर्टी है, ये आपका राइट है। कोई भी आपको विदेश में जाने से रोक नहीं सकता। या आपको आपका राइट है, राइट टू लाइफ है कि आपको प्रॉपर हेल्थ केयर मिले, आपको खाना मिले, आपका राइट टू फूड, ये सब आपके राइट टू लाइफ में ही आते हैं। तो कुछ ऐसे राइट्स हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, फ्री लीगल एड कि आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्री लीगल एड मिले, आप विदेश जा सकें। आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी आपकी पर्सनल लिबर्टी में आता है कि आपके फ्रीडम होनी चाहिए, आपके राइट टू लाइफ होना चाहिए। तो ये काफी वाइड कॉन्सेप्ट है और इसमें कुछ ना कुछ नया ऐड होता ही रहता है टाइम टू टाइम। काफी सारे कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं जो कि आपके राइट टू लाइफ में आते हैं। दोस्तों आर्टिकल 21A भी है जो कि बाद में इंक्लूड किया गया, यह है राइट टू एजुकेशन। ये कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे जो कि 6 से 14 साल का है उसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे। ये राइट टू एजुकेशन है जो कि रिसेंटली ऐड किया गया, 2002 में ऐड किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। दोस्तों आर्टिकल 22 जो कि आखिरी आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम का, वो ये कहता है आपको प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट, यानी कि अगर आपको कोई अरेस्ट कर रहा है तो आपके क्या क्या राइट्स हैं वो इसमें बताएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि डिटेंशन 2 तरीके का होता है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन वो होता है जिसे आदमी को अरेस्ट किया गया है पनिश करने के लिए, या फिर उसने कोई क्राइम किया है और उसका ट्रायल हो चुका है, उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया, उसके बाद उसे डिटेन किया गया है, उसे जेल में डाला गया है। एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है जिसमें पर्सन ने कुछ किया नहीं है बट उसे फिर भी अरेस्ट किया गया है इस बेसिस पर, इस शक पर कि वो फ्यूचर में कुछ करेगा, उसने पास्ट में कुछ किया होगा और उसके फ्यूचर में भी ऐसा करने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इस बेसिस पर उसे डिटेन किया गया, इस बेसिस पर उसे अरेस्ट किया गया। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, सस्पेशन के बेसिस पर, शक के बेसिस पर गवर्नमेंट आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकती है। तो ये प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन के दोनों के क्या क्या राइट्स हैं वो सब आर्टिकल 22 में बताए गए हैं। तो जो पहला पार्ट है आर्टिकल 22 का वो प्यूनिटिव डिटेंशन के राइट्स को बताता है, यानी कि अगर आपको ऑर्डिनरी लॉ के अगेंस्ट डिटेन किया गया तो आपके क्या क्या राइट्स। सबसे पहला राइट ये है कि आपको इन्फॉर्म किया जाए कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा राइट ये है कि आपको किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट किया, आपकी मर्जी है कि आप कौन से लॉयर के पास जाना चाहते हैं, लेकिन आपको लॉयर देने का और लॉयर के साथ डिफेंड होने का आपको पूरा मौका दिया जाए।
आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए 24 घंटे के अंदर। और अगर मजिस्ट्रेट ने आपको फर्दर डिटेन करने का आदेश नहीं दिया है तो आपको 24 घंटे के अंदर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, ये सब राइट्स आपको मिलते हैं कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो देता है, लेकिन ये सब प्रैक्टिकली जीवन में होते हैं कि नहीं, ये सब आपको सोचने की जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशन तो केवल देता है, लेकिन क्या गवर्नमेंट इन्हें एनफोर्स कर पा रही है? क्या ऐसा सच में होता है कि पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रही है? ये सब आपके ऊपर है। अगर आपको अपने राइट्स पता है तो आप उन्हें चैलेंज कर सकते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है और कई दिनों तक उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं करते। लेकिन क्या ऐसा वैलिड है? ऐसा वैलिड नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो राइट्स हैं आर्टिकल 22 में, ये एनिमी एलियन यानी कि कोई फॉरेन कंट्री का जो कि हमारी एनिमी है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कोई फॉरेनर जो कि हमारा दोस्त है उसके लिए एप्लीकेबल है। और कोई अगर आदमी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अरेस्ट किया गया है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो एक और चीज़ रहती है कि पुलिस वाले लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर अरेस्ट कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें शक है कि ये ऐसा करेगा, इसीलिए हम इसे अरेस्ट कर रहे हैं, और वो कई दिनों तक उसे अरेस्ट करके रखते हैं। तो ये भी सही बात है कि नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि क्या प्रूफ है कि आपने इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए किया है। दोस्तों, ये जो अरेस्ट करने के राइट्स हैं ये केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में है। सिविल केसेस में, या क्या कहते हैं, आपने अगर टैक्स नहीं दिया या अगर किसी अजनबी को डिपोर्ट किया जा रहा है, वापस उसको अपनी कंट्री में भेजा रहा है, उन सब केसेस में ये राइट एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों, जो आर्टिकल 22 का दूसरा पार्ट है वो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया गया है। उन्हें आप 3 महीने से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते, 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते, अनलेस कोई एडवाइजरी बोर्ड हो जिसने और ज़्यादा फर्दर डिटेन करने के लिए सफिशिएंट रीज़न बताया हो। तो उस एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। और आपको क्यों डिटेन किया गया है ये आपको बताना ज़रूरी है। अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पर भी डिटेन किया जा रहा है तो क्यों डिटेन किया जा रहा है ये भी आपको बताना चाहिए। तो ये आपके ऊपर है डिसाइड करना कि ऐसा एक्चुअल में होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए और आप उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों, जो जिसको डिटेन किया गया है उसको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो इसे चैलेंज कर सके। तो ये सब चीज़ें सेकंड पार्ट में बताई गई हैं। आर्टिकल 22 जो है वो पार्लियामेंट को भी कुछ पावर देता है। वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें किसी भी आदमी को 3 महीने से ज़्यादा के लिए डिटेन किया जा सके। तो पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो कुछ ऐसे केसेस बताए जिसमें इंसान को 3 महीने से ज़्यादा के लिए डिटेन कर रखा है और एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन भी नहीं चाहिए। और ऐसे भी केसेस बता सकते हैं, केस बाय केस बेसिस पे बता सकते हैं कि इस केस के लिए मैक्सिमम आप कितना डिटेन कर सकते हैं। अगर 3 महीने से ज़्यादा कर रहे हैं तो कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, ये भी पार्लियामेंट के ऊपर है। और एडवाइजरी बोर्ड जिसमें कि हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है ये सब भी पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल्स 25 से 28 तक बताए गए। तो अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा, अगर आपको राइट टू फ्रीडम समझ में आया, अगर आपने कुछ नया सीखा तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।